हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय पॉडकास्ट चाय और चर्चा। और इस बार हमारा जो पॉडकास्ट है थोड़ा सा ट्विस्टेड है, थोड़ा सा अलग है। हम बैठ के बातें नहीं करेंगे, हम चलते चलते बातें करेंगे। सो दैट्स अ ट्विस्ट इन दिस पॉडकास्ट एंड विल शो यू सम इनसाइट्स ऑफ क्लाउड किचन एज वेल। एंड दिस podcast has been sponsored by Cornell India, and they are manufacturers of industrial kitchen equipments, and I will like to thank them for being part of this episode. Thank you, Cornell. बम्बे मेरी जान हा हा हो ही हा हा। I'm here with you in one of the cloud kitchens of Bangalore. The name is Mumbai Tiffin, and they are a pure North Indian vegetarian cuisine that they serve. And we will be meeting Mr. Dinesh, who is the owner of this brand called Mumbai Tiffin. They were next to my brand, Papu Chai Wala, a few years back. But anyway, let's go and have a chat with Mr. Dinesh. सब कुछ एक मिलता नहीं दिल कहीं भी। Welcome, good sir, good. Please, Nice to please. see you, है ना? Thank you. Congratulations, I didn't knew कि आप यहाँ शिफ्ट कर गए हैं, but बड़ा अच्छा लगा आपको यहाँ देख लास्ट करके। ईयर शिफ्ट किया सर यहाँ पर। जी, 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 वन जी। वन ईयर कंप्लीट हो गया यहाँ पर। ओके ओके तो दिस इज आवर क्लाउड किचन। जी, नाइस। तो आप तो डाइनिंग में थे, तो अचानक से क्लाउड किचन। लास्ट मंथ ही हमने डाइनिंग क्लोज किया। ओके फॉर 11 years we run the dining show ओके and then we स्टार्टेड दिस। shifted last year to the ओके, cloud kitchen. चलें उससे पहले आप थोड़ा अपने बारे में बताइए। I am a co-founder of Mumbai Tiffin. फाउंडर तो आपके और फाउंडर्स भी हैं। Yeah, because it is started by me and my wife. So Okay, it's a family run business. ओके We started very small, like 4 tables, 300 square feet outlet वे in HSR only. HSR. So from starting we are in HSR. अच्छा Basically I am from Indore, ओके। MP. I did my engineering, electrical engineering. सब from- इंजीनियर्स को खुद बनना होता है। So engineering तो basic है। जी, तो उसके बाद मैंने यहाँ से MBA किया है, Okay. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर से MBA किया। ओके जॉब किया, कॉर्पोरेट में जॉब किया, 6-7 साल जॉब किया। बीच में ऑन एंड ऑफ टिफिन सर्विस का कुछ बिजनेस किया। इंदौर में एक्चुअली हमने शुरू किया था। Okay. सबसे पहले हमारा स्टिंट फूड बिजनेस में इंदौर में था, ओके तो वहाँ पे टिफिन सर्विस चालू किया। उसके बाद फिर मुंबई में हमने, मुंबई डब्बा वाला के थ्रू हम सेंड करा करते थे, तो मुंबई में हमने कुछ टाइम किया। वो टाइम पे मैं MBA कर रहा था यहाँ पर बेंगलोर में, और मेरी वाइफ वहाँ पे टिफिन सर्विस चला रही, चला रही। और इसीलिए हमारा नाम मुंबई टिफिन रह गया। ओके बिकॉज मुंबई टिफिन.com हमने तब रजिस्टर कर लिया था, तो हमने कहा ये बढ़िया सर्च में आएगा, जी, तो हमने वहाँ से फिर शुरुआत की। फिर ऑन एंड ऑफ रहा, पढ़ाई की, जॉब किया। फिर 2013 से हम लोगों ने HSR में प्रॉपर फिर एक 4 टेबल के साथ हमने शुरुआत शुरू किया। शुरुआत Close to Papu Chai Wala. Why food as a यानी I know कि सबको फूड सबसे इजी लगता है। मैं खुद शेफ हूँ और मैं हमेशा पीछे रहता हूँ, यार मुझे नहीं करना। फूड इजी तो नहीं है। सबसे जी। पहले तो ये है कि जी। फूड काफी डिफिकल्ट बिजनेस है। जी हाँ, हाँ, ल्यूक्रेटिव होता है, काफी लोगों को अपील करता है। अपील कर। लोगों को लगता है कि यार ये तो बड़ा आसान बिजनेस है, किया जा सकता है, क्योंकि इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। तो काफी लोग इसमें इसलिए घुसते हैं। मेरा एक्चुअली ये था कि जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था इंदौर में, तो मैं एक कपल के घर पे खाना खाने जाता था। ओके तो मैंने देखा यार बड़ा साफ सुथरा सा खाना देते हैं, एंड दे वर चार्जिंग ए प्रीमियम प्राइस फॉर दैट। राइट। लोग जो मार्केट रेट था उससे वो डबल चार्ज करते थे। टिफिन सर्विस का बिजनेस था, मतलब रोज जाके आप खाना खाते हैं दोनों टाइम, तो वो बढ़िया चल रहा था। मैंने कहा यार ये बिजनेस में कुछ दम है, तो वो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं था। फिर मतलब आगे लाइफ में जॉब वॉब करते रहे, पढ़ाई वढ़ाई करते रहे। मेरे को ट्रेवल एंड लिविंग चैनल देखने का बड़ा शौक था, है ना, फूड के सीरीज वगैरह देखता रहता था, तो कहीं ना कहीं दिमाग में था। राइट। मेरा जॉब शायद कुछ ऐसा था कि मुझे उसमें बहुत ज्यादा एंगेजमेंट लगा नहीं, तो मेरे को लगा कुछ अपना करना चाहिए। अच्छा, इसके पहले भी मैं कुछ छोटे मोटे बिजनेस कर चुका था, जैसे पेइंग गेस्ट का बिजनेस, ओके या कंप्यूटर एजुकेशन की क्लासेस डाल दी, स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस डाल दी, कोचिंग डाल दी। तो इस तरह, या कुछ जैसे आयुर्वेदिक मेडिसिन की प्लांटेशन, कल्टीवेशन, मतलब मैं थोड़ा सा एंटरप्रेन्योरियल बैकग्राउंड से था। तो मेरे को लगा कि यार अब अपना कुछ रेस्टोरेंट जैसा कुछ छोटा सा फूड बिजनेस चालू करना चाहिए। राइट। तो वहाँ से शुरुआत हुई। वेरी नाइस, गुड टू नो दैट कि यू स्टार्टेड, आपने छोटा छोटा करके ट्राई करके यू हैव बीन हियर। दिनेश जी, आई कैन सी ब्यूटीफुल किचन हियर।
तो चले इधर आपकी किचन का भी टूर किया जाए थोड़ा और आपसे बातें होती रहेंगी एंड लेट्स सी लेट्स एंटर योर किचन अलाउड है ना Yes, yes, yes. Alright, as we are entering the kitchen, we have to be taking all the precautions as a chef. Yeah. So this is a 2,500 square feet professional kitchen. This is the area where we get all our aggregator orders. Okay. If we get some takeaway orders also, we will put here. We have a system where we print KOTs in respective departments. Got it. So generally we have meals. So you know our SKUs are not very high. So we make like dal, sabji, rice in bulk. In you know for 2 hours batches. Right. Yeah. So all those things come in the Ben Mary Maybe area. out there. Yeah. Yeah. So there we will keep the food ready for 1 hour, 2 hour. We keep the food ready. Right. It will remain hot, and this is the area where they pack the food. Got it. And then we have different department where you know they cook different things like roti, paratha, sabji, etc. My wife Rekha, Chef to meet you. Rajneesh, So she's the co-founder. she is the co-founder. Or she's the founder. So this is my Acha, paratha right. cooking area. So बनाने तो बहुत अच्छे लग रहे हैं. They are pretty yeah, yummy. so we are using the dosa tawa to make the paratha Okay. because sometimes we have to make 8 to 10 parathas together. Together, Yeah. So there we get the KOTs to print what parathas to be made. पराठा मास्टर आपको तो अच्छा लग रहा है. कौन Actually- कौन से टाइप के पराठे हैं? कौन कौन से टाइप के पराठे हैं? आलू है, अनियन है, आलू पनीर है, मेथी पनीर है, और सबसे ज्यादा क्या निकलता है? पनीर पनीर पराठा. पराठा. Very nice. मेथी पराठा भी हमारा काफी फेमस है. हाँ, ये हमारा रोटी सेक्शन है. तो यहाँ पे हम लोग रोटी बनाते हैं. यहाँ पे भी एक छोटा सा डोसा तवा हम यूज करते हैं. ओके. तो शेफ दिन की कितनी रोटियां बना लेते हो सवेरे शाम में ला करके? 800-900. वेरी गुड. ये सबका चलो सिस्टम है आजकल, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. पता चल जाता है कि कितनी रोटी बनी है. तो दिनेश जी, कुछ अपनी ये जो 13 साल की आपकी जर्नी रही है मुंबई टिफिन की, उसके बारे में कुछ बताइए, क्योंकि इस 13 साल में कोविड भी आया था. आपने कैसे शुरू किया? आप जैसे आपके मन में आया कि आपने कहीं खाते थे एंड यू स्टार्टेड एंजॉयिंग, और उसको आपने इसको एक मॉडल में कन्वर्ट किया कि टू गिव गुड एंड हेल्दी फूड फॉर लॉट ऑफ पीपल who are single bachelors kind of thing. Yes, actually. I like to know some थोड़ा सा Yeah, अपने- actually starting सही बोले तो क्विजिन से ही हुई थी कि हमारे एक थॉट प्रोसेस था कि सिंपल फूड जो होमली फूड नॉर्थ इंडियन फूड होता है उसकी अवेलेबिलिटी मार्केट में बहुत डिफिकल्ट है. यानी बहुत फैंसी फूड तो मिल जाता है बट एक सिंपल होमली फूड प्रोफेशनल स्केल पे मिलना बहुत मुश्किल था. तो वहाँ से हमारी शुरुआत हुई और हम चाहते थे कि ये पूरा जो भी हम वेंचर करें वो काफ़ी लो कॉस्ट मॉडल हो. हम इसको बहुत ही बड़े स्केल पे शुरू नहीं करना चाहते थे. तो जैसे मैंने बताया हमने 4 टेबल रख के उसको स्टार्ट किया जी. और मतलब एक ही मेनू में एक ही आइटम हुआ करता था. हमारी थाली होती थी, 80 रुपए की थाली होती वो मैंने भी खाई हुई है. थी. कोई भी कस्टमर आता था हम उसको थाली लगा देते थे. मेनू तो होता नहीं था. राइट. उस जमाने पे ये सब पेटीएम वेटीएम भी नहीं होता था. हम इतने छोटे स्केल पे थे कि कार्ड मशीन भी हमारे यहाँ सालों बाद आई. जी. तो हम बस कुछ सिस्टम था नहीं, बिलिंग विलिंग का भी कुछ था नहीं उस समय पे. बस कोई आता था 80 रुपए ले लेते थे और बड़ा पीसफुल ही चल रहा था. उसके बाद फिर धीरे धीरे ग्रो करते गए. एग्रीगेटर्स आए. हम बहुत पुराने जमाने के, मतलब अब 11 साल हो गए. तो हम लोगों ने जस्ट ईट यूज किया है, ओपिनियो यूज किया है, रनर था बीच में, फिर वो जोमेटो में मर्ज हो गया. राइट. उसके बाद जोमेटो आए, स्विगी आए और उसके बाद फिर हमको लगा कि ये वाला बिजनेस काफी बढ़िया है जिसमें मतलब आपको ये जो फूड भी है एक्चुअली ये काफी डिलीवरी फ्रेंडली है. तो हमको लगा कि इसका डिलीवरी का बिजनेस काफी बढ़ाया जा सकता है क्योंकि डाइनिंग का एक कैपेसिटी होता है. तो हमने शुरू से हमारा जो फोकस रहा वो डिलीवरी बिजनेस को बढ़ाने का रहा. कोविड के पहले भी हमारा 50% बिजनेस डिलीवरी से आता था. हम लोगों ने काफी ग्रो किया बिजनेस को. 2 आउटलेट तक गए हम लोग. HSR में 2 आउटलेट किए हमने. फिर कोविड आया, एक रोल बैक किया, एक आउटलेट क्लोज किया, फिर एक आउटलेट से हम लोग डिलीवरी चला रहे थे. कोविड के टाइम पे हमने डिलीवरी बिजनेस को इतना ग्रो किया कि हमारे पास एक्सेस कैपेसिटी नहीं बची कि हम वापस से डाइन इन ओपन कर सकें. राइट. और हमने लास्ट ईयर तक डाइन इन ओपन नहीं किया था. फिर हमने लास्ट ईयर अपने ये वाला प्रोफेशनल क्लाउड किचन बनाया. हमारा सारा जो स्विगी जोमेटो का बिजनेस था वो सारा यहाँ पर शिफ्ट किया, डाइन इन ओपन किया, 1 साल रन किया
और इस साल हमने डाइनिंग को पूरी तरह से क्लोज कर दिया। अब हम सिर्फ क्लाउड किचन पे हैं। Which is very good because success stories of cloud kitchens have been very very rare. It is basically बहुत टाइम लगाता है क्लाउड किचन को मार्केट में स्टैंड करने के लिए। तो उसमें क्या होता है कि जब आप अचानक से कहीं पे भी आप एक अपना ब्रांड खोल देते हैं तो टू बी ऑन पोर्टल ऑफ एग्रीगेटर्स इट टेक्स क्वाइट सम टाइम एंड you have to invest a lot of money. So because Dinesh ji had an outlet which was popular, उसको मैं इसलिए बोल सकता हूँ कि मेरे आउटलेट के एकदम 2 दुकान छोड़ के जिसको बोलते हैं वो था, and they used to have very very good crowd coming in for lunches and dinners. तो I think वो जो ब्रांड इन्होंने बनाया मुंबई टिफिन, वहां पर आज जो 12-13 साल के बाद में ये जो क्लाउड किचन इनका बिजनेस जो चला है और चल रहा है, और हम तो भगवान से ही प्रार्थना करेंगे कि बहुत अच्छा चलता रहे और बढ़े। तो क्योंकि सक्सेस स्टोरीज फॉर क्लाउड किचन आर वेरी वेरी लेस, सो आई फील देयर इज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क वेयर ही हैज स्टार्टेड हिज जर्नी. Now I think the time is right for him to move into cloud kitchen and increase. He can open 10 cloud kitchens now without any problems. Yeah. एक्चुअली वो टाइमिंग भी बहुत बढ़िया था। जब हम हमारा आउटलेट आपके आउटलेट के पास में था, वो टाइमिंग इतना परफेक्ट था। उस समय फूड बिजनेस बहुत ग्रो कर रहा था। कोविड के पहले जो बिजनेस था उस टाइम पे, मतलब एक तो HSR स्टार्टअप हब था जी, तो काफी सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स, इवन फाउंडर्स हमारे आउटलेट पे आया करते थे, क्योंकि सिंपल होमली फूड जो चाय पीने में मेरे खाना खाने आते थे। आपके यहाँ एक बहुत बढ़िया हैंग आउट प्लेस भी बन गया था। इवन हम लोग भी एड्रेस बताते समय बोलते थे कि नियर पप्पू चाय वाला, बिकॉज आपका आउटलेट बहुत फेमस था। तो वो एक टाइमिंग ऐसा होता है जब आप बिजनेस को काफी ग्रो करते हैं। दैट वाज द टाइम व्हेन वी हैव गॉन 100%। उसके बाद फिर कोविड आया, डिफिकल्ट टाइम्स आए। उस टाइम पे हमने थोड़ा सा अपने आप को कंसोलिडेट किया, बोलना चाहिए कि कंसोलिडेट किया। थैंकफुली वी हैव नॉट फायर्ड एनी स्टाफ, वी हैव पेड देम फुल सैलरी ड्यूरिंग कोविड आल्सो। रेंट जरूर आधा किया, लेकिन हमने सैलरीज पूरी दी, किसी को फायर नहीं किया। और आज ये विश्वास है कि वो पुराने शेफ भी हमारे साथ हैं। बिल्कुल, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। भैया मेरी चाय बना रहे हो ना, तो थोड़ा दूध कम, पानी ज्यादा और कड़क का। तो दिनेश जी, आप ये बताइए कि हम आपकी 13 साल की जर्नी है, सबसे टफेस्ट जर्नी जो हमारी इस 13 साल में, जो 2 साल का कोविड का इफेक्ट था, क्योंकि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जो था वो सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ। रेस्टोरेंट्स वेर क्लोज, डिलीवरी भी आप इतना कर सकते हो, आप क्या, और आपका मैन पावर, कोई वापस घर जाना चाहता था क्योंकि हर एक का पेरेंट्स बुला रहे थे, फैमिली बुला रही थी, भैया घर वापस आ जाओ। दूसरा ये था कि सैलरीज देनी है लेकिन सेल्स नहीं है। तो हाउ डिड यू मैनेज ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ द जर्नी? या बिल्कुल सही बोला, मतलब कि कोविड सबसे बड़ा हमारे लिए डिफिकल्ट टाइम था। वैसे हमारे बिजनेस में काफी सारे बैक टू बैक काफी सारे इश्यूज आए हैं, जैसे नोटबंदी भी आया था, GST भी आया था, फिर प्लास्टिक बैन भी आया था। बट जो कोविड था उसका सबसे ज्यादा असर था डेफिनेटली, क्योंकि उस समय सेफ्टी भी बहुत बड़ा इशू था। बिकॉज हम एक ऐसे बिजनेस में थे जहाँ पे हम ये नहीं बोल सकते कि हम बाहर वालों को टच नहीं करेंगे। स्पेशली जब आप डिलीवरी कर रहे हैं तो आपको सेफ्टी का एक बहुत बड़ा इशू हो चुका था। इवन हम लोग के पर्सनल सेफ्टी, हमारी फैमिली की सेफ्टी के लिए भी हमको बहुत इशू हो रहा था। दूसरा, अचानक से बिजनेस जीरो हो गया, यानी वो धीरे धीरे बंद नहीं हुआ था, वो रातों रात बंद हो गया था। और कोई क्लैरिटी नहीं थी। खास सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उस समय कोई क्लैरिटी नहीं थी कि ये कब चालू होगा। तो हम लोगों ने उस समय जो भी डिसीजन किए वो बड़े ही रैंडम से थे, बिकॉज फुल इन्फॉर्मेशन नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे 2 आउटलेट थे, अब हमको डिसीजन लेना है कि अब हमको क्या करना है। क्या ये कोविड ऐसे ही चलेगा, क्या हम एक आउटलेट बंद करें या कुछ टाइम के बाद ठीक हो जाए। हमने डिसीजन लिया कि एक बंद कर देते हैं, एक को रखते हैं। तो इस तरह से हमने एक तो हमारा खर्चा कम किया। हमने सारे स्टाफ को बोला कि जब तक हमारे पास आखिरी डॉलर है तब तक आप हमारे साथ हैं। उसके बाद जो होगा साथ में देखेंगे। जो भी होगा देखेंगे। तब तक अगर बच गए तो साथ में देखेंगे, और तो जो होगा देखेंगे। हालांकि ये हुआ कि जैसे ही ट्रेन स्टार्ट हुई, आधा स्टाफ हमारा गांव चला गया क्योंकि उनको भी डर लग रहा था। और आधी सीधी सी बात थी, हमने कहा ये भी ठीक है, हम वैसे भी हमारे को डिफिकल्ट हो ही रहा है, इतने सारे स्टाफ का हम क्या करेंगे, क्योंकि सिर्फ डिलीवरी चल रही थी। 2 महीने तो बहुत ही डिफिकल्ट थे शुरू के, उसके बाद भी बिजनेस आधा था बिकॉज डाइनिंग का पूरा बिजनेस चला गया। थैंकफुली हम लोगों ने
डिलीवरी का बिजनेस शुरू से ही काफी डेवलप किया था। हम काफी ऑर्डर डिलीवरी में पहले भी कर रहे थे, अनलाइक अदर दर्शनीज की जो डिलीवरी पे इतना ध्यान नहीं देते थे। हम लोग को शुरू से ही, क्योंकि शायद हमारे डीएनए में था, हम लोग टिफिन सर्विस से थे, तो हमको डिलीवरी करने का बड़ा, मुंबई में डिलीवरी करते थे, इंदौर में डिलीवरी करते थे, तो यहाँ पे भी हम डिलीवरी करते थे। तो हमारा एटलीस्ट 50% बिजनेस बचा हुआ था। थैंकफुली रेंट आधा दिया, स्टाफ आधा हो गया, तो हमने समहाउ मैनेज किया। उसके बाद जब सेकंड लॉकडाउन आया, उसके बाद तो डिलीवरी का बिजनेस इतना जोरदार बढ़ा कि कहीं ना कहीं लगता है कि वो मतलब इस सेकंड ग्रोथ के लिए शायद वो कोविड जिम्मेदार था, कि हम लोगों ने सेकंड ग्रोथ देखी कि बिजनेस, डिलीवरी का बिजनेस काफी ग्रोथ। हाँ, मैंने फर्स्ट कोविड टाइम पे तो घर से बहुत खाना पकाया था। ये हमारा ये आपका बल्क कुकिंग एरिया है, जहाँ पे मतलब साथ में काफी सारा दाल, सब्जी, राइस वगैरह बनता है। हमारे सबसे पुराने शेफ हैं ये, गौतम भैया बोलते हैं हम इनको। ये 11 साल से हमारे साथ हैं। गौतम भैया, क्या पकाया जा रहा है? कोफ्ता सर, कौन से, मलाई कोफ्ते या वेज कोफ्ता? पटियाला कोफ्ता। हाँ, पटियाला। इसमें पटियाला क्या है? पटियाला है, बीन्स है, गाजर है, पत्ता अच्छा, गोभी है, ओके। पनीर है। हाँ, इसके लिए पटियाला है। हाँ। नाइस। ये हमारे मास्टर शेफ हैं। हाँ, तो इसमें ग्रेवी कौन सी डालते हैं? ग्रेवी प्याज वाला ग्रेवी डालते प्याज का ग्रेवी डालते हैं, हैं। प्याज और मगर डाल के काजू। नाइस नाइस नाइस। फिर हमारे धनी भैया हैं, वो भी हमारे साथ काफी पहले से जुड़े हुए हैं। कौन है जी? धनी भैया। धनी भैया कहाँ से आप? उड़ीसा से। क्या करते हैं आप इधर? कुकिंग। वो तो दिख रहा है। आपने शेफ हैट पहनी भी हुई है, लेकिन क्या बना रहे हैं? बहुत पनीर senior मटर chef हैं। पनीर बटर मसाला, पनीर मटर। पनीर मटर। क्या बात है। इनको टोटल 30-40 इयर्स का एक्सपीरियंस है। अरे वाह। हाँ, आप जो बोलेंगे वो बना देंगे। क्या बात है, क्या बात है। आपको लिख के देना है, वो बना बना देंगे। देंगे, सिर्फ नाम लगा देंगे। क्या बात है। जो आपकी ये 13 साल की जर्नी रही है, काफी खूबसूरत लग रही है। इसमें फाइनेंशियल्स आप बताइए कि मींस यू डोंट हैव टू गिव मी एग्जैक्ट नंबर, बट व्हाट वे दी टाइम्स जब आपको लगा कि सेल्स हो रहे हैं लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी इज लेसर व्हाइल डूइंग अ डाइन इन, आपको क्या चैलेंजेस थे वहाँ पे? फिर जब आप क्लाउड किचन आपने शुरू किया, यानी नाउ यू मूव टोटली टुवर्ड्स क्लाउड किचन, तो उसमें क्या आपको लगता है, क्या प्रॉफिटेबिलिटी आपको नजर आती है? अप्रॉक्स क्या ऑर्डर्स आपके निकल जाते हैं दिन में? आई नीड अप्रॉक्स फिगर्स, यू नो, क्योंकि जैसे लोग जो देखेंगे they will also get interested देखिए इस बिजनेस में जनरली जैसे एक बॉल पॉइंट फिगर होता है कि 1/3 इज द प्रॉफिटेबिलिटी। राइट। कंसल्टेंट भी यही बोलते हैं कि हाँ, कि आपका 1/3 तो डायरेक्ट कॉस्ट में चला जाता है, तो लेबर हो गया और डायरेक्ट फूड कॉस्ट जो हो जाती है। 1/3 जो होता है वो ओवरहेड हो जाते हैं, Right. तो उसमें आपका रेंट, इलेक्ट्रिसिटी निकल जाता है। वो सब हो जाता है, और जो 1/3 बचता था वो प्रॉफिट बचता था। अब जब से हमारा ये गेम चेंज हुआ, Okay. उसमें एक नया एलिमेंट भी आने लगा, कमीशन एंड पैकेजिंग। राइट। तो डेफिनेटली क्लाउड किचन से आप उतना प्रॉफिट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जितना आप डाइनिंग से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी इनकम के क्योंकि उसमें साथ। 100% इनकम आपकी है, यू आर नॉट शेयरिंग विद एनीवन। बट वहीं पर आप कैपेसिटी काफी बढ़ा सकते हैं। डाइनिंग की एक पर्टिकुलर कैपेसिटी होती है, जैसे मेरे पास एक जो डाइनिंग का एरिया था वो 4000 स्क्वायर फीट का आउटलेट था, पर वहाँ पे मुश्किल से 100 सीटर था वो। तो डाइनिंग की एक कैपेसिटी होती है, यानी आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बेटर हो सकता है, बट ओवरऑल प्रॉफिट कैप हो जाता है। राइट। दूसरा, अब जो ग्रोइंग रेंटल वाली सिचुएशन आ चुकी है कोविड के बाद, इतना ज्यादा रेंट हो चुका है। सिमिलरली डाइनिंग में स्टाफ बहुत लगता है। हाँ, क्योंकि सर्विस का भी डिलीवरी में आपको स्टाफ कम लगता है, Exactly. लेकिन डिलीवरी में आपको पैकेजिंग चार्जेस लगते हैं और Right. डिलीवरी में आपको कमीशन लगता है, एग्रीगेटर कमीशन। Right. तो मोटा मोटी उतना ही हो जाता है। राइट। डिलीवरी का फायदा बस ये है कि इसमें आप कैपेसिटी काफी बढ़ा सकते हैं। जैसे मेरे पे ऑर्डर आते चले जाएंगे, आप देते चले जाओगे, अब यू आर नॉट जैसे- डिपेंडेंट अपॉन द केस की 100 आए 50 आए, तो दैट मेक्स अ डिफरेंस। अभी देखिए, ये जैसे किचन है, ये आप एक दिन में यहाँ पे 10,000 लोगों का खाना भी बना सकते हैं। वी आर नॉट यूजिंग इट 100% करंटली, बट आप इसकी कैपेसिटी को काफी बढ़ा सकते हैं। आपको मल्टीपल आउटलेट करने में भी काफी इजी होता है। Correct. आप चाहें तो आप क्लाउड किचन को मल्टीपल आउटलेट में ले जा सकते हैं। डाइनिंग में वो भी काफी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इनिशियल कैपिटल बहुत ज्यादा होता है। राइट।
क्योंकि आपको डेकोरेशन के लिए भी चाहिए। लोकेशन अगर गलत हो गया तो पूरा जीरो हो जाता है। लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वो आपको कई बार शुरू करने के बाद पता चलता है कि ये तो गड़बड़ हो गया। क्योंकि एज अ कंसल्टेंट मेरे पास भी बहुत लोग आते हैं कि दे वांट टू स्टार्ट क्लाउड किचन एंड द रीजन आई फील इज कि एवरीबडी फील्स कि शायद क्लाउड किचन में इन्वेस्टमेंट कम है। हाँ। तो ये उनका थॉट प्रोसेस होता हाँ। है। डेफिनेटली कंपैरेटिवली, क्योंकि आपको इंटीरियर्स नहीं करने हैं, हाँ। आपको दूसरी चीजें नहीं करनी, सर्विस स्टाफ नहीं चाहिए, तो डेफिनेटली आपका क्लाउड किचन में आपकी इन्वेस्टमेंट कंपैरेटिवली कम हो जाती है। But to sustainability as a cloud kitchen takes a longer period of time. So, आप क्या advice देंगे when two people who are very much interested in नहीं, for a new brand to start with cloud kitchen is not economically viable, because if they register with aggregator, about 25% commission is the norm now. करना है? Then there are 500 restaurants in a particular area serving the same cuisine. To get the visibility, you have to spend some amount on the marketing also. So about 20-25% will go in marketing also. So if 40-50% of your top line is going in just getting the order, Right. it's not economically viable. Why we are able to do it? Because we have older terms with the aggregator, and we do not spend a single rupee on marketing, Marketing, right. because we have already 11 years of our life. We have already established the brand. People in HSR layout know us because they have seen us working in HSR layout. We have created that trust that if they will send the food from Cloud Kitchen, also from a professionally managed Cloud Kitchen like this, the food will be good. Right. So for newcomers, my advice is start with a small dining outlet. Right. Let people experience your Yes. cuisine, food, what Grow you're it, selling, grow it. and then you grow Change the yourself. location, grow it Right. to a bigger location. Location, right. Start the delivery simultaneously. Got it. Then if you feel that delivery is the future, Right. then you can and then go. you can be part of it. So that's a good piece of advice by Dinesh with regards to anybody who's interested in directly starting a cloud kitchen. And like we have given you a tour of this kitchen also, so a lot of people feel cloud kitchen is something that you can start with 2 burners and home style refrigerator, which is not right. This is how a cloud kitchen has to be maintained, has to be made, so that people get that kind of a confidence in your brand that it's a hygienic area from where your food is coming. So I like to thank Dinesh so much for your insights of your business. और बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके, and we wish you all the success. आपके साथ में बातें करके, आपकी Thank you, जर्नी के thank बारे में you. पता करके, it was a real good pleasure. It was a And pleasure for me we'll also. catch up again. And Yeah, please. यानी आप हमारे पड़ोसी थे, तो I miss that food कि हम तो कितनी बार मंगा लेते थे. पर thank you so much. Thank you, thank you, Thank you so Rajat. much for your time. Thank you. Appreciate it. जरा बच के ये है बम्बे मेरी जान, हा हा हो